Hey everyone, I'm Sugandha and you are watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, welcome back to this last day, 10th day of Recruiter Workshop. Day 1 से Day 9 हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी. Let's have a quick recap. अगर recap नहीं देखना चाहते हैं तो yes, क्या कर सकते हैं आप इसे स्किप कर सकते हैं 2 मिनट्स. लेकिन अगर रिकैप देखेंगे और कोई सेशन मिस किया है तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. वो सेशन आप जाके पिन कमेंट से चेक कर सकते हैं. राइट, सो चलिए देखते हैं एक रिकैप. डे 1 में हमने चेक किया था रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, रिक्रूटर्स कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड यस कौन कौन से करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस हैं जो रिक्रूटमेंट पे हमें आते हैं. सेकेंड डे में हमने देखा था डे 2 में अंडरस्टैंडिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स. जॉब रिक्वायरमेंट्स को कैसे समझें, कैसे अलाइन करें हम ऑब्जेक्टिव्स एज पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कैसे की कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स को अलाइन करें. राइट, नेक्स्ट थर्ड डे हमने देखा सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं हमारी, और उन सभी सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए हैं हमने. उसके बाद हमने चेक किया कैंडिडेट स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन. कैंडिडेट का बहुत सारा डेटा मेरे पास है क्योंकि मैंने सोर्स किया है वेरियस जगहों से, और उनके बाद मेरे पास ये बहुत सारा डेटा है. इसे कैसे मैं स्क्रीन करूं, कैसे मैं इवैल्यूएट करूं, प्रॉपर प्रोसेस हमने चेक किए. डे 5 में हमने चेक किया, यस डे 5 में हमने चेक करी इंटरव्यू टेक्निक्स. कौन कौन सी इंटरव्यू टेक्निक्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में. डिटेल में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी. नेक्स्ट डे 6 में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आया और ये है भाई एम्प्लॉयर ब्रांड. स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि जब हम रिक्रूटमेंट करने जाते हैं तो हमारा ब्रांड बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें रिक्रूटमेंट में, क्योंकि उसी से कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट डे 7 में हमने चेक किया डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम इसे अपना पाए. नेक्स्ट हमने देखा डे 8 में, यस डे 8 में हमने चेक किया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, ये है ऑफर नेगोशिएशन एंड ऑनबोर्डिंग. कैसे ऑफर दें, क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए ऑफर के समय, नेगोशिएशन कैसे करें, एंड यस ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस हमें कैसे कराना चाहिए. डे 9 में हमने चेक किया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट मेट्रिक्स एंड एनालिटिक्स. कौन कौन से मेट्रिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए. ये हम कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट रिक्रूटमेंट करने के बाद भी और रिक्रूटमेंट नेक्स्ट करने से पहले भी. राइट, तो हमने यहाँ पर देखे बहुत सारे मेट्रिक्स एंड एनालिटिक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं. आज है मेरा डे 10, यस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस, या फिर आप कह सकते हैं कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस. इसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट और कर दूं, एक 30 डेज वर्कशॉप मैंने स्टार्ट की है, वो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में. उसमें 2 सेशंस आए हैं. पहले हमने देखा है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, वो है 30 डेज वर्कशॉप. हम बहुत सारे एक्ट्स वहां पे डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे आज मैं जो लीगल कंप्लायंसेस की बात करूंगी उसमें मैं आपको कुछ ब्रीफली बताऊंगी, लेकिन वहां पे जो 30 डेज वर्कशॉप है वहां पे हम एक्ट्स जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज उस वर्कशॉप को जरूर इससे कनेक्ट करें, यहाँ पर आपको बेसिक थोड़ी चीजें पता चल जाएंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज हम देखते हैं, यस मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं, एंड पिन कमेंट में बहुत सारे सेशंस हैं वो जरूर देख लें. मतलब आप खाली देख सकते हो और उसके बाद मूव कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि यार ये प्लेलिस्ट हेल्पफुल नहीं है तो मूव कर सकते हो. अदरवाइज आपकी बहुत ज्यादा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू HR, वो मेरे सेशन से पूरी हो जाएंगी, बिकॉज देयर आर 400 प्लस सेशंस. राइट, चलिए तो चलते हैं. ये छोटा सा बड़ा सा रिकैप था. चलिए सबसे पहले देखते हैं लीगल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स रिक्रूटमेंट में. देखिए लीगल कंप्लायंसेस हमेशा जरूरी हैं. आपने कंपनी खोली, आप एक एम्प्लॉयर हैं और आप अपने काम के लिए लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो उसे मॉनिटर करेगा. ये सिर्फ वही चीज है, कोई रूल्स होंगे जो उसे मॉनिटर करेंगे. ये है लीगल कंप्लायंसेस. कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे जिससे बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर हमेशा सख्त होगा और एम्प्लॉय हमेशा सही होंगे. यहाँ पे दोनों ही के ही साथ हो सकता है कि एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के साथ कुछ गलत कर सकता है. तो हमें दोनों ही लेवल पे लॉज एंड रेगुलेशंस की जरूरत है. ओके, कुछ भी चीजें दोनों साइड से हो सकती हैं, तो इट्स बेटर कि हम प्रॉपर लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करें. जो एक्ट्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, हम उन्हें जरूर फॉलो करें. ओके, चलिए तो की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं. सबसे पहले देखिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन. इसकी बात जरूर करिए और जरूर हमेशा ध्यान रखिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन. वैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन कई जगह डिस्कस्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 जगहों का एग्जाम्पल लूंगी.
फर्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की जो सेशंस है उन्हें जरूर फॉलो करें इसके साथ। इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में नहीं जान पाएंगे, वहां पे जानेंगे। और अगर आप कहीं और से भी पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बेसिक राइट्स हैं। अक्सर एम्प्लॉयज हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप ये चीज हमारे पर एप्लीकेबल कर रहे हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा है, मेरी तो ये राइट है, आप मेरी ये राइट कैसे रोक सकते हो? तो वो राइट कहाँ तक है, किस पर्पज से, वो तभी पता चलेगी जब हम उसे रीड करेंगे, जब हमें उसके बारे में पता होगा। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें आर्टिकल 14 इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वालिटी की बात करता है ये, ओके। ऐसे ही आर्टिकल 15 है, वो प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मैं कह के थक गई हूँ कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को इनकॉर्पोरेट करिए। अगर आप इंटरनली भी बोल रहे हो, ये सब चीजें कह रहे हो कि यार ये पता है ये उस कास्ट से, पता है उस कम्युनिटी से, पता है उस जेंडर से, तो दिस इज नॉट अलाउड। आर्टिकल 15 में ये अलाउड नहीं है। आप ये कैजुअली भी नहीं कह सकते किसी को, राइट? जैसे कि हम नॉर्मली कैजुअली कितनी आसानी से ऑफिस में बोल देते हैं, यार पता है ये वहां से है, यार पता है ये यहाँ से है। यू कांट से, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, आप कर ही नहीं सकते हो। तो प्लीज इन चीजों को समझिए। कितना फ्रीली सोशल मीडिया पे हम कोई पोस्ट देते हैं और नीचे किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर के बारे में कुछ भी कह देते हैं। यू कांट से ऑल दीज थिंग्स। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि डोंट जर्नलाइज थिंग्स। किसी स्पेसिफिक के बारे में बोल रहे हो तभी बोलिए, जर्नलाइज मत कीजिए किसी भी चीज को। स्पेसिफिकली आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो तभी उसी के ही पर्सन के बारे में बात कीजिए। डोंट जनरलाइज दिस कि हाँ पूरी कम्युनिटी के लिए बोल रहे हो, पूरी कास्ट, पूरी जेंडर, ओके। चलिए नेक्स्ट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये क्या कहता है? नाम से पता चल रहा है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। रेम्यूनरेशन, जो मुझे रेम्यूनरेशन मिल रही है, जो मुझे पैसा मिल रहा है काम करने के लिए, वो मैंडेट कर रहा है ये एक्ट कि इक्वल पे दीजिए आप इक्वल वर्क के लिए मेन को एंड विमेन को। अगेन बार बार यहाँ कहा जाता है कि यार ये तो विमेन है, आप इसको इतना कैसे पे कर सकते हो? सेम प्रोफाइल के लिए नहीं यार, विमेन की तो सैलरी इतनी होती है। यू कांट डू इट। प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, यू कांट डू दिस। नाउ यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, यार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी तो डिफरेंस होता है, व्हाई यू आर कीपिंग इट डिफरेंट? अगर सेम प्रोफाइल है, सेम ऑफिस जॉब है, 9 से 5 दोनों जने बैठ के काम कर रहे हैं, एक ऑफिस असिस्टेंट कोई ले लीजिए, सेम काम कर रहे हैं दोनों जने, तो आप वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यस, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफरेंस है, प्रोफाइल में डिफरेंस है, तो यस पे में भी डिफरेंस होगा। लेकिन अगर सेम प्रोफाइल है तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये कह रहा है ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यहाँ पे क्या बात हो रही है? रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहे हैं हायर, उसके साथ भी आप फेयर ट्रीटमेंट करिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ भी फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। बहुत बार ऐसा होता है यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, यार ये हमारी कंपनी का पार्ट नहीं है, थर्ड पार्टी है। अक्सर आप सुनते होंगे इस तरीके की बात, अरे ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय थोड़ी है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर का है। सो वॉट, कॉन्ट्रैक्टर का है तो यार आपको वैसे ही ट्रीट करना है, वो उसकी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है। सो ये जो एक्ट है बताता है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। नेक्स्ट इज शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। नाउ ये क्या है? ये स्टेट स्पेसिफिक लॉज रेगुलेट करता है, जिसमें बताता है कि आपकी जो वर्क की कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए शॉप्स में, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में। अगेन यहाँ पे डेफिनेशन बताई हुई है कि शॉप किसे ये कंसिडर करते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट किसे कंसिडर करते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब एक्ट्स को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं डेफिनेशंस बताने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए ये भी, तो ये स्टेट वाइज आपको पता चलेगा, ये स्टेट स्पेसिफिक लॉ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिजर्वेशन पॉलिसीज। अब रिजर्वेशन पॉलिसीज का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 है, ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर SC ST कम्युनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहा है। पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पे भी रिजर्वेशन पॉलिसीज मैंडेट करती हैं सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब्स जो कि रिजर्व किया है SCs STs OBCs और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जिससे कि सोशल इक्वालिटी प्रमोट हो सके, ओके। चलिए, इसके बारे में जब मैथ्स एंड ऑल पढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे। फिर है बैकग्राउंड चेक्स एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली बहुत केसेस में पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ सर्टेन रूल्स हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिससे हम इंश्योर कर पाए इंटीग्रिटी और सेफ्टी वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। एम्प्लॉयर्स often conduct background verifications including आप कह सकते हो एजुकेशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री वेरिफिकेशन, जिससे इंश्योर होती है ऑथेंटिसिटी ऑफ कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल्स। ओके, तो ये भी कंप्लायंसेस में है कि आप चेक करके किसी भी एम्प्लॉय को ही अपने यहाँ हायर करें। फाइन, तो ये कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये कुछ मेन हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज एंड रेगुलेशंस। ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ ये इंश्योर कर रहा है कि फेयर ट्रीटमेंट हो हर इंडिविजुअल के साथ वर्क प्लेस पे, और ये प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है किसी भी वे में। इसको मैंने सेपरेटली ही डाला है जिससे आप डिस्क्रिमिनेशन को समझें कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। की लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से इंक्लूड होंगे इसमें? अगेन हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 2 आर्टिकल्स उठाएंगे। आर्टिकल 16 जो गारंटी करता है इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी और फोरबिड करता है किसी भी तरीके की इस प्रैक्टिस को जिससे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो हर इंडिविजुअल का। नेक्स्ट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। मैंने इसको फिर से सेपरेटली डाला है क्योंकि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। तो यस, इक्वल रेम्यूनरेशन मेन एंड वुमेन वर्कर्स के लिए, सेम वर्क के लिए, और वर्क जो सेम नेचर का है। मैंने आपसे बार बार बोल रही हूँ, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम टाइमिंग, एवरीथिंग सेम, वहां की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इस चीज का इशू ना बनाएं कि गर्ल्स ये काम नहीं करती हैं, मेल्स ये काम कर रहे हैं। ओके प्लीज, वो अगर डिफरेंस है तो यस, पे में भी डिफरेंस होगा। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर नेचर के काम की बात हो रही है। प्रोहिबिट्स जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में भी और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में भी। नेक्स्ट इज राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। रिक्वायर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशंस and ensure non-discrimination in employment for individuals with disabilities। yes, अगर disability है तो आप proper accommodation provide करें उस person को, proper place provide करें जिससे वो काम कर सके, और non discrimination हो वहां पे। ये ना हो हर बात पे अरे यार इसके साथ तो ये प्रॉब्लम है ना, ये वहां नहीं जा सकता, ये काम नहीं कर सकता। नो, आप पहले से डिफाइन कीजिए कि ये पर्सन है तो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहेंगी। रोज रोज उसे पूरे दिन सुनने को ना मिले कि इसकी ये प्रॉब्लम है तो ये होगा, इसकी ये प्रॉब्लम है तो ये होगा। Okay, this is called as actually equality. This is called as non-discrimination. Non-discrimination का मतलब ये है कि आप उसे डेली ये रियलाइज ना कराते रहें, डेली उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट ना करें कि उसको ये रियलाइज होता रहे यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन। ये मैंडेट करता है जो डिसेबल है उनके लिए कुछ सर्टेन परसेंट, मैं यहाँ पे सर्टेन परसेंट नहीं बता रही हूँ, ये हम एक्ट्स में पढ़ेंगे, कुछ सर्टेन परसेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स उन्हें मिले ही मिले, इतने लोग, इतने परसेंट लोगों को मिले ही मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, यहाँ पे यस रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स के वो प्रोवाइड करें सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड एस्टेब्लिश करें एक कमिटी जो एड्रेस कर सके कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ओके, नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स, मैंडेट्स ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो यस, सेफ वर्क एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स ये होने चाहिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एथिकल कंसिडरेशंस इन रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। एथिकल, ट्रस्ट बिल्ड करना, मेंटेन करना पॉजिटिव रेप्यूटेशन, एंश्योर करना फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी हायरिंग प्रोसेस में। बिलीव कर पाए लोग मुझ पे कि हाँ यार एथिकली मॉरली दे आर वेल एंड यस दे आर फॉलोइंग लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे हम जो एथिकल चीजें फॉलो कर रहे हैं इसमें सबसे पहले आएगा ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अगेन मैं अक्सर बोलती हूँ एक्यूरेट ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन बताइए जॉब के बारे में, कंपनी कल्चर के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में। मिसलीड मत करिए कैंडिडेट्स को, उससे क्या होगा उन्हें डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा और यस टर्नओवर बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत जल्दी लोग आएंगे जाएंगे, एट्रिशन रेट। नेक्स्ट क्लियर प्रोसेस, क्लियरली आउटलाइन करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग जो भी आपके टाइमलाइंस हैं और जो कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट करते हैं हर स्टेज पे।
इससे क्या होगा, इससे मैनेज हो सकती है कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशंस, रिड्यूस हो सकती है उनकी एंजाइटी। बहुत सारे लोग मुझे अगेन मैसेज करते हैं, मैम इंटरव्यू दिया था कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करके अक्सर कहते हैं मैम क्या करें, मैम फॉलो अप कर रहे हैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैम फोन नहीं पिक कर रहे। दिस शुड नॉट बी द प्रैक्टिस। ओके, जब हम बात करते हैं मेरा पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो ये भी उस चीज का पार्ट है, तो प्लीज इसे समझिए। आप अक्सर बस मुझसे ये कहते हैं मैम ये बता दो जॉब पोर्टल पे जॉब पोस्टिंग्स कैसे करें। अरे आप जॉब पोस्टिंग्स कर भी दोगे, आप कैंडिडेट को अपने ऑफिस तक ले भी आओगे, वो नहीं ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा तो डिससैटिस्फाइड रहेगा, डिससैटिस्फाइड रहेगा तो अगेन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो बाहर जाके आपकी कंपनी के बारे में सारी चीजें बताएगा, राइट। कैंडिडेट एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये रिक्रूटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज है, खाली ये नहीं है कि मैं किसी को किसी को घर से उठा के अपने यहाँ हायर करके ला पाऊं, बस ये रिक्रूटमेंट नहीं है। तो प्लीज इंश्योर करें। नेक्स्ट इज फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट हमें देना है, जैसे हमने ऊपर भी देखा। इंश्योर करें कैंडिडेट्स ट्रीट हो रहे हैं इक्वली, इवेल्युएट हो रहे हैं बेस्ड ऑन दिस क्वालिफिकेशंस एंड फिट फॉर द रोल विदाउट बायस और फेवरेटिज्म। ठीक है, कोई कैंडिडेट मुझे ऐसे ही अच्छा सा लग गया यार, बड़ा वेल ड्रेस्ड अप है, ये है वो, अगर जरा सा ऊंचा नीचा भी है कुछ, अगर नहीं फिट बैठ रही है उसकी क्वालिफिकेशंस तो तब भी मुझे उसको हायर करना है बिना बात के फेवरेटिज्म। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट क्राइटेरिया, यूज करें कंसिस्टेंट क्राइटेरिया इवैल्यूएट करने के लिए कैंडिडेट्स को, जिससे कि अवॉइड हो अनफेयर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हमने पीछे भी कई बार बात किया है कि एक ही क्राइटेरिया रखे एक प्रोफाइल के लिए, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्ट करें कैंडिडेट की प्रिवेसी, रिस्पेक्ट कैंडिडेट्स प्रिवेसी, उनके जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। डू नॉट शेयर देयर डिटेल्स विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास है यार वो आई थी ना, यार वो आया था ना, यार उसका नंबर मिलेगा, यार कहाँ का है वो, यार एड्रेस मिलेगा। क्यों मिलेगा और क्यों दे रहे हो आप? अरे यार वो तो मेरी टीम का मेंबर है। क्यों टीम का मेंबर है तो क्या हुआ, वो इसका पार्ट नहीं है ना, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना उस रिक्रूटमेंट से, आप क्यों उससे शेयर कर रहे हो? ओके, तो आपको यहाँ पर जरूर ये चीज बनानी है। एंड ये बोथ वे है, आप बिना बात के किसी के कॉन्टैक्ट एड्रेसेस इंफॉर्मेशन लीजिए भी मत और दीजिए भी मत। नेक्स्ट इज सिक्योर डेटा हैंडलिंग, इंप्लीमेंट रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स, जिससे कि सिक्योर रह सके कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और ब्रीचेस। ऐसा ना हो कि आपने उसका सीवी रेज्यूमे सब जगह छोड़ा हुआ है, आप कैंटीन जा रहे हैं तो चल यार मैं रेज्यूमे लेके चलता हूँ, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी खड़े हैं, काउंटर एरिया पे खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, आप यार मैं रेज्यूमे देख रहा था, ये मेरे पास ये 100-500 रेज्यूमेज हैं, लेट मी चेक। ये क्या प्रैक्टिस है? आप एक जगह जब कर रहे हैं तो सोर्सिंग स्क्रीनिंग एक जगह बैठकर करिए एंड इंफॉर्मेशन जिससे कि वो सिक्योर रहे प्रॉपर। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट, अगेन प्रोफेशनल कंडक्ट, ट्रीट करें हर कैंडिडेट को रिस्पेक्ट से, प्रोफेशनलिज्म से थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगेन क्या होता है, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं यार, ये 10 कैंडिडेट तो सिलेक्ट होने नहीं है, ये तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, हमने डिसरिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। वाई? इंक्लूड करिए टाइमली कम्युनिकेशन, पंक्चुअलिटी, कर्टियस इंटरेक्शंस, इंपॉर्टेंट है। हर बार आप ग्रीट कर लेंगे, थैंक यू बोल देंगे तो कुछ नहीं जा रहा आपका। नेक्स्ट इज फीडबैक, प्रोवाइड करिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अक्सर कहती हूँ प्लीज एनवायरमेंट देख लें आप जहां पर भी हैं, अगर वहां पे लोग कंस्ट्रक्टिवली इसको ले पाते हैं तो दें। किस तरह से देना है ये जरूर अपने बॉसेस से पूछ लें, मैनेजर्स से पूछ लें, आपको जो उन्हें फीडबैक देना है वो किस तरह से देना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स गिना दें उनकी और वो उल्टा ही पड़ जाए, वो उसे ले ना पाए प्रॉपरली, पॉजिटिवली ना ले पाए। ठीक है, तो जो आप पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना चाह रहे हैं वो पॉजिटिव ना होकर बहुत नेगेटिव हो जाए कि यार वहां से फोन आया तो उन्होंने मेरी 100 कमियां निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। यहाँ पे इंश्योर करें कि रिक्रूटमेंट डिसीजंस जो है वो ऑब्जेक्टिवली लिए गए हों और फ्री हो पर्सनल बायस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। प्लीज इन चीजों का ध्यान रहे। एम्प्लॉय अगर रेफर भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो आधा प्रोसेस वो करके ले आया तो मैं किसी कैंडिडेट को हायर कर दूंगी, नहीं। ओके, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करें कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, ओके, और आपको बीच में ही ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय रेफर कर रहा है उससे वो एम्प्लॉय रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं, और रिलेटेड कनेक्टेड जो है वो ऐसे हैं कि उनका कुछ अपना इंटरेस्ट है जिस वजह से वो यहाँ आ रहे हैं,
प्लीज इन चीजों को एड्रेस करें जिससे कि इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एंड ये मेरा फेवरेट है। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करिए, इंप्लीमेंट करिए रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस जो कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को प्रमोट करती हैं। ओके, एक्टिवली सीक करें डाइवर्स कैंडिडेट्स जिससे बायस फ्री सिलेक्शन प्रोसेस हो सके। कल्चरल कॉम्पिटेंस, अगेन ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें कल्चरल कॉम्पिटेंस को रिक्रूटमेंट टीम में जिससे कि हम डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सके, वैल्यू कर सके। फाइन। सो चलिए अगर मैं इसे समराइज करूं तो यस, अगर हम लीगल कंप्लाइंसेस की जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इससे एडहर होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज एंड रेगुलेशंस, और मेंटेन करते हैं अपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस में, तो यस एक फेयर, इंक्लूसिव, ट्रस्ट वर्दी हायरिंग प्रोसेस बना सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि अट्रैक्ट हो टॉप टैलेंट, रिटेन हो टॉप टैलेंट, बल्कि कंपनी की जो रेप्यूटेशन है वो भी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूट करता है, लॉन्ग टर्म आप काम कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी है डे 1 से लेकर डे 10 तक, ये कंबाइंड है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज फॉलो कर ली कोई नहीं और आप स्टक हैं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ओके, सो यस, ट्राई टू फॉलो ऑल दीज। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेरिएशंस दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन एसेंस, हर डे में क्या चीज मेनली डिस्कस हो रही है उसे करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने सारे पॉइंट्स दिए आप उन सबको फॉलो कर पाएंगे। ओके, बट ये जरूर है कि हर एक टॉपिक में से क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको एनालाइज करके आप जरूर इंप्लीमेंट करें। फाइन। सो अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, एंड यस, कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे बताएं जरूर। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।